हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ग्रामर ना। ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया, ठीक है। कुछ लड़के पूरी एक्सरसाइज किए, उनको 2-4 वाक्यों में प्रॉब्लम आई, हमारे पास भेजे, तो हमने देखा कि उन्होंने जो नीचे बनाया है वह वाक्य उनका क्या है? सही है। इसका मतलब उनको ये अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे यार, सही बनाए हो फिर भी पूछ रहे हो कि गुरुजी सही क्या होगा, सही है गलत है, यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना बेटा। जैसे अभी एक लड़के ने पूछा कि ही हर्ड द न्यूज, ही फेल्ड इन द एग्जाम, ही फेंटेड। ठीक, ईमानदारी से बताओ, यह वाक्य हम पढ़ा चुके हैं कि नहीं? यह वाक्य पढ़ा चुके हैं। कान प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जर्न। आपको देखो, याद करो, कराते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर ही फेंटेड। लेकिन लड़के ने कहा इसको पार्टिसिपल्स बनाने कहा गया। अरे यार, तो पार्टिसिपल्स बना दो, ऑन हटा दो तो पार्टिसिपल बन जाएगा। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर। यह सेंटेंस आपकी बोर्ड परीक्षा में आया। कहाँ आया? बोर्ड परीक्षा में आया। तो बताया था कि बोर्ड परीक्षा में पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनिटिव ना, नहीं समझे, ये सब लिख करके नहीं आएगा। वहां पर सीधे 3 वाक्य या 2 वाक्य लिखे होंगे और कहा जाएगा क्या बनाइए? सिंपल बनाइए। तो इसको अगर आप लकीर के फकीर रहोगे तब क्लियर नहीं होगा। उसमें बताया आपको ये अभ्यास यहाँ बोर्ड पर कराया यार, देखो उसको, इसका मतलब ध्यान से देखते नहीं हो। ही heard the news, he failed in the exam, और he fainted या he became senseless, कुछ ऐसे बोला था। तो वैसे बनाओ, hearing the news, और आगे दोनों करता है कि नहीं है, तो क्या बनाना पड़ेगा? नाउन बनाना पड़ेगा। तो he को बनाओ, his fail का नाउन फेलर होता है, तो क्या बनेगा? hearing the present participles बना रहे हैं। hearing the news of his failure he fainted, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बना दिया। अब इसको हमने कैसे बनाया था? प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जर्न। कैसे बनाया था? ऑन हियरिंग द न्यूज। अरे ऑन लगा दिया, बस ऑन जब लगा दिया तो हियरिंग जो लगा है वो जर्न हो गया, और ऑन हटा दो तो हियरिंग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर ही फेंटेड। और बहुत सारे वाक्य लड़कों ने बताए, तो वो सब हम यहाँ बोर्ड पे करा भी चुके हैं। उसको एक बार सावधानी से कर। और जो बहुत सारे लड़के मान लो जो हमने नहीं कराया, उसको उन्होंने बनाया है और वो वाक्य उनका सही है, फिर भी वो पूछ रहे हैं गुरुजी फिर से बताइए। अरे यार, तो फिर पढ़ाने से फायदा क्या होगा? जब हमको एक एक चीज, एक एक सेंटेंस बताना पड़ेगा, तब ये पढ़ाना नहीं हुआ तो रटना हुआ। जो आपने बनाया वही सही है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो बनाया वो क्या है, सही। हमारी बात सुन, एकाक वाक्य तो गड़बड़ हो सकते हैं, तो वो जो आप बता रहे होगा उसको हम बीच बीच में बताते रहेंगे, हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लड़कों ने जो दिया है, एक ही 2 वाक्य गड़बड़ है, बाकी उन्होंने जो नीचे बनाया वो बिल्कुल सही है। तो जो सही है उस पर तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि ये हमने जो बनाया है क्या सही है। हमारी बात सुन, तो सिंपल सेंटेंस हम पूरा पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाँ इतना बताएं, लड़के जो वाक्य लेते हैं उसमें यह नहीं लिखते हैं कि सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है। तो भैया जब आप प्रश्न सही ढंग से करोगे तब तुम देंगे, क्योंकि कोई भी 2 वाक्य हैं वे सिंपल भी बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं और कंपाउंड बन सकते हैं। तो इसलिए पूरा प्रश्न पूछा करोगे, ठीक है।
तो हम उसका जवाब आपको देंगे एक दिन एपिसोड बना करके। आज तो यार बहुत गर्म है ना, हे आज बहुत गर्म है, इसलिए समझा करो, थोड़ा सा मुंह मनाई है ना, समझा करो। तो हम एक दिन इसका एपिसोड बना करके आप सबको क्लियर कर देंगे, लेकिन उसमें सब लिखा होना चाहिए कि नाउन बनाना है, सॉरी सिंपल बनाना है कि कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स ही चला, आज कॉम्प्लेक्स का एडजेक्टिव क्लास है ना बेटा। एडजेक्टिव क्लास पढ़ने जा रहे हैं। एडजेक्टिव क्लास में जितनी चीजें हम बताए सारी समझ में आई कि नहीं, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं, छोटी चीज बड़ी चीज फलाना ढमाका सब समझाया, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं है। तो आज अंतिम दिन है बेटा, दैट का चैप्टर चल रहा है ना बेटा, एडजेक्टिव क्लास में दैट का चैप्टर चल रहा है। तो हेडिंग यही चली पड़ी थी ना, दैट का चैप्टर। दैट का चैप्टर ये स्पेशल पॉइंट है बेटा, आपके कंपटीशन में भी आता है। तो इसमें हमने बताया था 5 नियम पढ़ाएंगे, एक इसमें हम बता चुके। क्या बताया बेटा, सच और सेम के बाद अगर मानव जात आया है, क्या है बेटा, मानव जात आया है, तो उस मानव जात के बाद अगर एडजेक्टिव क्लॉज लिखोगे तो वह किससे शुरू होगी, दैट से। सच और सेम के बाद अगर कोई वस्तु जानवर या कोई भी चीज आई है तो उसके बाद अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाओगे तो वह किससे बनेगा, एस। ये बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, सच और सेम के बाद मानव जाति आवे, वस्तु या जानवर आवे तो चाहे तो आप दैट से बनाए चाहे तो एस से बनाए। लेकिन हमने दोनों में अंतर क्लियर किया, क्योंकि जहां से हमने पढ़ा वहां पर किताब में साफ साफ लिखा था कि सच और सेम के बाद मानव जाति आवे तो दैट लगाना प्रेफरेबल है, क्योंकि वह किताब है इंग्लिश टू इंग्लिश, तो उसमें प्रेफरेबल शब्द इस्तेमाल किया गया। तो हमने अपना फोटो बना दिया और वह आपको समझाया, समझ में आया होगा। अब दैट का चैप्टर स्टाइल नंबर 2, दूसरा पॉइंट लिख लो, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, नन, नोन। इनके ठीक बाद अगर एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी, ना बेटा, तो वह किससे शुरू होगा, दैट्स। फोटो बनाना पहले, लिखा बेटा ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, नन। इनके तुरंत बाद, लैंग्वेज ध्यान देना, इनके तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी तो वह दैट से बनेगी। यह किताब में लिखा है, तो जब पढ़ लो। तो पाठक क्या पढ़ो, पाठक पढ़ने का मतलब है कि यह जानो कि क्यों। फोटो बना लिया, किताब में सबको लिखाया, जब पढ़ लो। यह नहीं, लेकिन यह किताब क्यों, हम लोग जब पढ़ते थे तो यह सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाते थे। वह कंसेप्ट क्लियर नहीं करना है, सीधे सीधे बता देना कि अरे भैया लड़का जान पर जो बुद्धिमान लड़का है तो हम आपके दिमाग खोलते हैं बेटा, वह दिमाग खोलना हमारी जिम्मेदारी है। किताब की भाषा तो ये लिख दिया कि इनके बाद एडजेक्टिव क्लॉज कैसे शुरू होगी, दैट्स। तो क्यों होगी गुरुजी ये तो बताइए ना बेटा। तो आपको समझाएगा, अच्छा बताओ बेटा, हु, हुम, हुज। अब वो तुमको सुना रहे हैं, हु, हुम, हुज किसके लिए लगाते हो बेटा, मानव जाति के लिए। और व्हिच जो है किसके लिए लगाते हो, बड़ी वेदांत चाहिए अथवा जानवर के लिए ना। तो ये बताइए, ये जो आल लगाओगे यह मनई के लिए लगाओगे कि वस्तु के लिए लगाओगे कि जानवर के लिए लगाओगे। यह प्रोनाउन है बेटा, क्या है जो लिखे हैं, प्रोनाउन है।
इसे इनडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है? इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। तो इतना ही नहीं है, और भी है। ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनी पर्सन, नन, नो वन, नोबडी, नो पर्सन, नन। तो ये तो हमने शॉर्टकट लिखा था, किताब में तो बस इतना लिखा। तो इससे आपको समझ नहीं, आपको रटना पड़ेगा। तो रटो नहीं, समझो। जिस शब्द से अनिश्चितता की बोध हो, अनिश्चितता का बोध होता है, निश्चित नहीं होता कोई चीज, अनिश्चितता प्रकट होती है। तो जब अनिश्चित है, मनई है कि जानवर है कि वस्तु है, पता ही नहीं है। मनई होता क्या लगाते? हु, हुम, हुज। वस्तु या जानवर होता क्या लगाते? दैट, व्हिच। लेकिन अब पता ही नहीं है कि मनई है कि जानवर है कि बड़ी बेजान चीज है, पता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आप ब्रह्मास्त्र बनाएंगे क्या? दैट। अगर निश्चित होता कि मनई, तो क्या लगाते? हु, हुम, हुज। बड़ी वस्तु या जानवर होता क्या लगाते? बोलो, व्हिच। लेकिन मनई नहीं है, वस्तु या जानवर नहीं है, तब पता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में अनिश्चितता हो गई। अनिश्चितता हो गई, क्या लगोगे? जैसे कहा बेटा, फोटो समझ आ गए ना? क्यों दैट आता है समझ? जहां पर इनडिफिनिट, ये सब इनडिफिनिट प्रोनाउन है, तो अनिश्चितता है। मनई है कि जानवर है, ये पता नहीं रहेगा। वाक्य में पता भी रहेगा, तब भी आपको यही करना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा, शेक्सपियर के लाइन है, सुनो ध्यान से। ऑल इज नॉट गोल्ड, ऑल इज नॉट गोल्ड। दूसरा क्या है? इट ग्लिटर्स, यह चमकती है। बताइए यह इट शब्द किसके लिए? ऑल के लिए। इट शब्द किसके लिए? ऑल के लिए। अब ऑल क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित सर्वनाम है, अनिश्चितता है। ये जितने लिखे हैं सब क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो ऐसी स्थिति में मनई होता क्या लगाते? हु। वस्तु या जानवर होता क्या लगाते? व्हिच। चूंकि दोनों में से पता ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यहां इट की जगह क्या लगाओगे? दैट। दैट ग्लिटर्स। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास, जो चमकती है। इसको फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ा बेटा, बन गया क्या बना? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती। मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा था? नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। उसी के लाइन है, फेमस लाइन है बेटा, शेक्सपियर की फेमस लाइन है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती। समझ रहा ना? पक्का? जैसे कहा बेटा, she helped them all. She helped them all. They were in danger. वह खतरे में थे। तो यहां इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या है बेटा? ऑल और दे। हेड वर्ड कौन है? ऑल। तो अब इस ऑल के तुरंत बाद एडजेक्टिव क्लास बनेगी, क्या लगेगी? दैट। यहां पर दे की जगह हु नहीं होगा, क्योंकि इस ऑल में जानवर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसके पहले क्या लगाओगे? दैट। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। फिर कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। शी हैड देम ऑल दैट वर इन डेंजर। किसकी मदद किया? मनई की मदद किया, जानवर की मदद किया? अरे जंतु जानवरों के लिए भी आ सकता है, मनई और जानवर दोनों। यह कारण है कि निश्चितता नहीं है, इनडिफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? दैट। शी हैड देम ऑल दैट वर इन डेंजर। सिखा गया। There was nothing। दूसरा वाक्य है, it was difficult for you। There was nothing, it was difficult for you।
ये दो वाक्यों में, इन दोनों वाक्यों में बताइए कॉमन क्या है? नथिंग और इट आपस में क्या है? एक। तो बताइए हेडवर्ड कौन है? नथिंग। कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित सर्वनाम है। इसके बाद यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज लगनी है। तो बताइए इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो यहां हु लग सकता है क्या? नहीं ना, हु तो माना जाती है। विच लग सकता है क्या? जानवर या बड़ी कोई जानदार वस्तु लेता है तो दोनों में पता ही नहीं है, इसलिए यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? ब्रह्मास्त्र। क्या दैट? यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। हेड कहां करोगे? अंडरलाइन के बाद। पढ़ो डाउन क्या? देयर वाज नथिंग दैट वाज डिफिकल्ट फॉर यू। पक्का? जैसे कहा बेटा, सी परचेज्ड एवरीथिंग। सी परचेज्ड एवरीथिंग। उसने प्रत्येक वस्तु खरीदी ना बेटा। दूसरा वाक्य है इट वाज चीप इन द फेयर। फेयर माने मेला, मेले में सस्ती थी। बताइए अब स्टूडेंट हो यार, पाठक पढ़ रहे हो, बताओ दोनों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में है। एवरीथिंग भी प्रोनाउन है और एक भी प्रोनाउन। बताइए हेडवर्ड कौन है? एवरीथिंग हेडवर्ड है। अब यह कौन सा प्रोनाउन है? अनिश्चित सर्वनाम, जहां पर अनिश्चितता पाई जाएगी। अरे न मनई है न जानवर है, तो एक तो बचा ना दैट, तीन ही से एडजेक्टिव क्लॉज बनती है। तो मनई नहीं है, जानवर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में ब्रह्मास्त्र क्या लगता है बेटा? जहां अनिश्चितता पाई जाती है वहां क्या लगेगा? दैट। तो बताइए यहां विच लगाएं? गलत हो जाएगा। सी परचेज एवरीथिंग विच वाज चीप इन द फेयर, गलत हो गया ना। तो बताइए क्या लगाएं? इट की जगह क्या लगाओगे? दैट। अनिश्चित सर्वनाम है। इस अनिश्चित सर्वनाम के बाद अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाओगे तो वह किससे बनेगी? दैट। दैट वाज चीप इन द फेयर कहां फिट करोगे? यहां। पढ़ो बन गया। सी परचेज एवरीथिंग दैट वाज चीप इन द फेयर। रटो नहीं, समझ रहे ना? ये जितने लिखे हैं इतने नहीं हैं, जितने भी अनिश्चित सर्वनाम हैं उन सब के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह दैट आता है, और रिलेटिव प्रोनाउन से एडजेक्टिव क्लॉज बनती है, इसलिए दैट लगाना पड़ेगा। पक्का? जैसे कहा बेटा इन द विलेज, ऐसा हो आई सा नन। आई सा नन। दूसरा वाक्य है ही कुड हेल्प यू इन द विलेज। मैंने किसी को नहीं देखा वह गांव में तुम्हारी मदद कर सके। बताइए बेटा क्या काम है? नन और ही आपस में काम है। अरे कुत्ता भी तो मदद कर सकता है, पालतू जो है घोड़ा है वह भी तो मदद कर सकता है। यहां नन शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? मनई के लिए हुआ कि जानवर के लिए हुआ? पता नहीं है। तो फिर कौन सा प्रोनाउन हुआ? अनिश्चित सर्वनाम हो गया। अनिश्चित सर्वनाम के तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी तो कैसे बनेगी? दैट्स। यानी ये दैट तो लगाओगे यहां पर, यह रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन से ही एडजेक्टिव क्लॉज बनती है। इसलिए ही की जगह यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? दैट। दैट कुड हेल्प यू इन द विलेज। यह अपनी एडजेक्टिव क्लॉज, यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद थोड़ा बन गया। आई सा नन दैट कुड हेल्प यू इन द विलेज। नोट कर रहे हो? तमन्ना से चो चो कर रहे हैं यार, पढ़ाई कर रहे हो तमाशा, कहानी सुन रहे हो? तो क्या बना बेटा? आई सा नन दैट कुड हेल्प यू इन द विलेज। मैंने किसी को नहीं देखा जो गांव में तुम्हारी मदद कर सके। पक्का? मिटा दे।
जैसे कहा था ही हैज नो सेटिस्फैक्शन, he has no satisfaction, it is superior to wealth। यह वाक्य, उसके पास कोई संतोष नहीं है, यह धन से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्या विशेषता है, सेटिस्फैक्शन क्या है, तो कॉमन क्या होगा, नो सेटिस्फैक्शन, और इट आपस में क्या है, एक हेड वर्ड कौन है, नो सेटिस्फैक्शन, छोड़ दो, मिला क्या, इट। अब यह इट किसके लिए है, नो सेटिस्फैक्शन दिया। तो गुरु जी यहां नो सेटिस्फैक्शन तो आप लिखे नहीं बेटा, लिखा है, देखो नो वन लिखा है ना बेटा, वन की जगह यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, नो वन, नो पर्सन, नो बडी, नो सेटिस्फैक्शन, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हैं। अनिश्चितता है, ऐसी स्थिति में यह पूरा किसका काम करेगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन का काम करेगा। इसलिए यहां पर एक जगह क्या लगाना पड़ेगा, दैट। पढ़ो बेटा बन गया, he has no satisfaction that is superior to wealth। यह पॉइंट क्लियर हो गया पक्का। तो ये रटाया नहीं था, समझाया आपको कि जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, पता ही नहीं है कैसे इनडेफिनिट प्रोनाउन जानोगे, पता ही नहीं है कि मनई है जानवर है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाना पड़ेगा, दैट। आगे इसके ठीक जो एडजेक्टिव क्लास बनेगी वो दैट से बनेगी। यही दैट जो है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध सूचक सर्वनाम। तो शॉर्ट कर क्या समझे, इनडेफिनिट प्रोनाउन के ठीक बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह दैट ही आता है। यह नियम हम लोगों को पढ़ाया गया था, यह नियम हम लोगों को पढ़ाया गया था, और आपको सीधे किताब में रटा दिया जाता है कि इसके बाद ये देखो। तो लड़का तो रटे है, उसको आया नहीं। कंसेप्ट क्या है समझना, क्या, इनडेफिनिट प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वह दैट ही आएगा और कुछ भी नहीं है। सारी बात सुना गई होगी, यही नियम होना चाहिए। लेकिन अब लड़के को जब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जब यही नहीं है तो माठा चोंगाम भर के मुहिम गट 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 करने से आपका पेट भले भर जाए लेकिन लंठ ताकत नहीं मिलेगी। ताकत तब मिलेगी जब मक्खन खाओगे, मट्ठे से ताकत थोड़ी होगी। तो 2 बार गए बराबर तो मक्खन लौटा। तो कंसेप्ट क्या है सुना ना, कि इनडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी हैं इनके जहां अनिश्चितता है उसके तुरंत बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह दैट ही इस्तेमाल किया जाता है। आ गया होगा फोटो समझ आ गई, मिटा दें। ईमानदारी से बताओ, रट रहे हो कि समझ रहे हो भगवान? हे रटो तो फिर मजा नहीं है, समझना है, ठीक है यार। बहुत गर्म है वो, चलो ठीक है, पढ़ाना तो ही। उसके बाद फिर कूलर में चले जाना। आज तो कूलरों में ही काम कर रहा है। चलो तो आपको समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो क्या करो बताओ, क्या करो? गुरुदक्षिणा चाहिए कि नहीं? आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। नहीं पढ़ाएं क्या कर लोगे? हमको लट समझते हो क्या यार? नहीं ना? तो गुरुजी जो बता रहे हैं वह अच्छे ढंग समझो, और जो कर रहे हैं गुरुदक्षिणा के लिए वह भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट, तीसरा, लेवल सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जानते हो ना? डिग्रियां 3 प्रकार की होती है बेटा। अभी सब हम पढ़ाएंगे आपको। डिग्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। डिग्रियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद अगर बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज लगेगी तो वह किससे बनेगा? दैट्स, यानी रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे। अरे एडजेक्टिव क्लॉज जो है रिलेटिव प्रोनाउन बनती है, जो हु, होम, हुज, व्हिच सब पढ़े हो, यह सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, एज भी रिलेटिव प्रोनाउन है, पढ़ा है पीछे ना। तो ये आप 2 चीजें लाना। अरे संबंध सूचक वाक्य, यानी कि 2 वाक्य होते हैं, दोनों में संबंध स्थापित करता है ना, शादी वाला संबंध नहीं, 2 वाक्यों को जोड़ने का संबंध। समझ में आ रही बात नहीं? पक्का नहीं? तुम सोचोगे अच्छा प्रेम वाला संबंध, अरे संबंध कब होगा यार? तो उसे कहते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, उसी से बनती है एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, यानी जो एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होगी वह किससे शुरू होगी? दैट्स। देखिए बस, जैसे कहा गया दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, इट शुड बी डन, दिस इज द बेस्ट, इट शुड बी डन। तो बेस्ट जो है यही तो इट है। अब बेस्ट में पता नहीं कौन सा बेस्ट, किस चीज के लिए बेस्ट लगा दो, पता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में अनिश्चितता हुई। वही मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अनिश्चितता है। अनिश्चितता है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे क्या? सुपरलेटिव डिग्री के बाद इट की जगह न हु होगा, न व्हिच होगा, न हुम होगा, न हुज होगा, क्या होगा? दैट। दैट शुड बी डन। ये जो बना इसको फिर कहां करोगे? अंडरलाइन के तुम बात पढ़ो, बन गया बेटा। दिस इज द बेस्ट, दैट शुड बी डन, जिसे किया जाना चाहिए। ठीक है, पक्का सिखा बेटा, मिटा दें। सिखा बेटा, द वे इज द शॉर्टेस्ट, द वे इज द शॉर्टेस्ट। दूसरा वाक्य है इट लीड्स टू आगरा, द वे इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता, इससे भी छोटा हो सकता है, पता ही नहीं कौन सा। द वे इज द शॉर्टेस्ट, इट लीड्स टू आगरा। इन दोनों वाक्यों में यह इट शब्द किसके लिए है? सुपरलेटिव के लिए। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है उसके लिए उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव क्लॉज बनेंगे, किससे बनेंगे? दैट से। तो इट की जगह क्या लगाओगे? दैट। दैट लीड्स टू आगरा। फिर कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद पढ़ो, बन गया। द वे इज द शॉर्टेस्ट, दैट लीड्स टू आगरा। पक्का? रास्ता सबसे छोटा है जो आगरा की ओर जाता है। पक्का? नोट कर लिया? ऐसे कहा बेटा, दिस बिजनेस is the most profitable, most profitable, this business is the most profitable। दूसरा वाक्य है it must be adopted by us, इसे हमारे द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो बताइए बेटा, यह इट शब्द किसके लिए है? द मोस्ट प्रॉफिटेबल, इसके लिए अंडरलाइन कर दिया। अब यह द मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। देखो सुपरलेटिव के तुरंत बाद बन रही है एडजेक्टिव क्लॉज, तो इट की जगह क्या लगा दो बेटा? दैट। दैट मस्ट बी अडॉप्टेड बाय अस। कहां फिट करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। बड़ा बड़ा बन गया, दिस बिजनेस इज द most profitable, that must be adopted by us। पक्का? यह बिजनेस सबसे ज्यादा लाभकारी है
जिसे हमें अपनाना चाहिए, अवश्य अपनाना चाहिए। अरे यार जो समझा रहे ना, मिटा दें, मिटा दिया। देखो, दिस बिजनेस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल दैट मस्ट बी अडॉप्टेड बाय अस। सिखावट है, द क्वेश्चन इज द इजिएस्ट, द क्वेश्चन इज द इजिएस्ट। दूसरा वाक्य है, इट शुड बी सॉल्व्ड, बस इतने। दिस द क्वेश्चन इज द इजिएस्ट, इट शुड बी सॉल्व्ड। क्वेश्चन है और द इजिएस्ट है, इजिएस्ट, द इजिएस्ट इज द क्वेश्चन, ऐसा भी कह सकते हो, सही बात। तो इट शब्द किसके लिए आया? इजिएस्ट के लिए। यह इजी, इजियर, इजिएस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद एडजेक्टिव पासगामी है, तो बताइए क्या लगाओगे? दैट, दैट शुड बी सॉल्व्ड। फिर कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद प्रोडक्ट बन गया, द क्वेश्चन इज द इजिएस्ट दैट शुड बी सॉल्व्ड। नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया? आ गया समझ में? पहला पॉइंट क्या बताया? सच और सेम के बाद मानव जाति आवे तो रिलेटिव नाउन क्या लगाओगे? दैट। सच और सेम के बाद वस्तु या जानवर आवे तो रिलेटिव नाउन क्या लगाओगे? एज, यानी कि एडजेक्टिव बाद दैट एज। दूसरा पॉइंट इसके पहले बताया, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, नन, नो वन, नोबडी, नो पर्सन, नो प्रॉब्लम, नो सेटिस्फैक्शन। जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन आएंगे उन सब के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह दैट है तब, और उसी दैट से बनती है एडजेक्टिव प्लस। ये वाला होता है कि तीसरा पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद, ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद यदि एडजेक्टिव क्लॉज आती है तो वह किससे बनती है? दैट से। वहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? दैट। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा, ऐसे 2 गोला बना बेटा पाठक स्टाइल, एक ये और एक ये। यहां बीच में लिख दो एंड, एंड लिख रहे हो नहीं? एक में लिख लो मानव जाति और दूसरे में लिख लो वस्तु या जानवर। ऐसी भी पोजीशन आ सकती है। एक में लिख लो मानव जात, दूसरी में लिख लो वस्तु या जानवर, लेकिन शर्त है बीच में क्या होना चाहिए? एंड। अब इन दोनों के यहां रिलेटिव प्रोनाउन आपको लगाना है। तो बताइए, मनई के लिए लगाओगे, मनई के लिए लगाओगे तो हु लगेगा, वस्तु या जानवर के लिए लगाओगे तो क्या लगेगा? विच। अब एंड से जुड़ा है तो बताइए किसके लिए लगा रहे हो? दोनों के लिए लगा रहे हो। तो दोनों के लिए लगा रहे हो तो अनिश्चितता हो गई ना, यही से लिखना है। तो अनिश्चितता हो गई तो बताया जहां अनिश्चितता होती है वहां पर क्या लगाते हैं? दैट। अब यह गुरुजी क्या बना देते हैं? नियम बना देते हैं। तो नियम कोई गुरुजी या किताब में जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरुजी हमारे किताब से नहीं पढ़ाते। आपको भी हम पढ़ाते हैं, देखते हो किताब हमारे पास नहीं देते, क्योंकि जिन गुरुओं ने पाठक को गाइड किया अंग्रेजी विषय तो बहुत सारे पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन अंग्रेजी के अध्यापक मिले संजोग से बहुत टॉप क्लास के थे, सब अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने हम लोगों को रटाया नहीं था, हम लोगों को एक चीज समझाई थी। किताब में जो लिखा उसको भूल जाओ, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो, ये उनका कहना था। क्योंकि वह सब उस पर कईयों बार कबड्डी खेल चुके थे, तो उनका ज्ञान डेवलप हो गया था। तो वही ज्ञान हम आपका डेवलप करेंगे। बताया था नहीं कि जब अनिश्चितता पाई जाती है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दैट।
इनडेफिनेट प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या होता है? दैट। यही बता दो ना। अब यहां पर नियम यह है, किताब में लिखा, किताब वाले समझाएंगे नहीं भाई, वो तो किताब है, वो मने ही थोड़े है। किताब में जो लिखा उसको बच्चे को समझाओ क्या करना। यह मानव जाति है, यह वस्तु या जानवर है, दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से। अब इन दोनों के लिए यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है ना बात। तो मानव जाति के लगाना होता है क्या लगाते हैं? हु, हुम, हुज। वस्तु या जानवर के लगाओगे क्या लगेगा? व्हिच। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि एडजेक्टिव क्लास किससे शुरू हो जाएगी? हु, हिच, हु, हिच से। ठीक से, हु इसके लिए, हिच इसके लिए, हु, हिच, हु, हिच। लर्न तो न लगाना, क्योंकि अनिश्चितता है, इसलिए रामबाण क्या लगाओगे? दैट। आ गया समझ? जैसे कहा गया, एग्जाम्पल देखो, आई सा राम एंड हिज डॉग। मैंने राम और उसके कुकुर को देखा। आई सा राम एंड हिज डॉग। मैंने राम और उसके कुत्ते को देखा। दूसरा वाक्य था, दे वर गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक। वे सुबह टहलने जा रहे थे। तो कौन सुबह टहलने जा रहे थे? दे। तो दे कौन है बताइए? राम और उसका कुकुर है। तो देखो एक मनई है, दूसरा जानवर है। तो मनई के लिए तो हु, हुम, हुज लगाओगे, और डॉग के लिए हिच लगाओगे। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा हु, हिच, हु, हिच। गलत हो गया? हु, हिच। अनिश्चितता है, राम के लिए लगा रहे हो कि डॉग के लिए लगा रहे हो, पता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में यह अनिश्चितता हो गई। जहां पर अनिश्चितता पाई जाती है वहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हो? दैट। यानी कि यह एडजेक्टिव क्लास न तो हु से बनेगी, न हिच से बनेगी, किससे बनेगी? दैट। दैट वर गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक। अब ये जो बना इसको फिट कहां करोगे? जो अंडरलाइन किया ना पूरा, इसी के तुरंत बाद पढ़ा बन गया। समझ रहे हो कि नहीं? राम कुकुर, एक मनई है, दूसरा जानवर है। इन दोनों के लिए आपको यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो किससे रिलेशन बनाओगे? राम से कि डॉग से? एंड से है तो दोनों से बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए न तो मानव जाति है, न तो जानवर है। तब इस परिस्थिति में आपको अनिश्चितता पाई गई, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगोगे? बात समझ रहे ना? समझना चाहिए तो मिटा दें। नोट कर लिया? नोट करने को मार दें मुंह का। ऐसे पढ़ाई करते हो क्या? नोट कर लिया बेटा? मिटा दें पक्का? क्या बनाएगा? आई सा राम एंड हिज डॉग दैट वर गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक। जैसे कहा था, देयर वर हेमा and her cat। देयर वर हेमा और उसकी बिल्ली। दूसरा वाक्य है, दे वर प्लेइंग इन द बगीचा, इन द गार्डन। वह बगीचे में खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? दे। तो दे कौन है? हेमा है और उसकी बिल्ली है। एक मनई जाति है, दूसरी जानवर है। अरे हेमा मनई होगी ना, दूसरी जानवर है। अब हेमा पे यहां रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे, कैट के लगाओगे। जबकि दोनों जुड़े हैं किससे? एंड से। तो दोनों के लिए आना चाहिए ना यहाँ पे। तो मानव जाति होता तो हु लगाते, जानवर अकेले होता तो हिच लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या लगा? दोनों एंड से जुड़े हैं। तो यहाँ पर दे की जगह अनिश्चित सर्वनाम है, न तो हु लगेगा न तो हिच लगेगा। क्या लगेगा? दैट। दैट वर प्लेइंग इन द गार्डन। ये बना। अब इसका फिर कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत पढ़ो। बन गया। देयर वर हेमा एंड हर कैट हु दैट वर प्लेइंग इन द गार्डन। पता? वहां हेमा और उसकी बिल्ली थी जो मैदान में क्या कर रहे थे? बगीचे में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। मिटा रहे हो? नोट कर लो। लिखना जरूरी है बेटा। अनभ्यासे विषम शास्त्रम।
अगर आप अभ्यास नहीं करते हो तो ये जो शास्त्र आप अंग्रेजी शास्त्र जो पढ़ रहे हो यह विष बन जाता है, कठिन लगने लगता है। और अगर समझ के पढ़ोगे, दिमाग अगर खुलेगा तो यह कभी कठिन नहीं लगेगा। यही सब कंपटीशन है। इसको जब लड़के पढ़ते हैं तो सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। आप इंटर में हो, आपको हम अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास इस समय पर्याप्त टाइम है, इतनी चीज हम तुमको बताएंगे कि कोई भी कंपटीशन आएगा इंटर के बाद आप उसको अवश्य क्वालिफाई करोगे। यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये जो पढ़ा रहे हैं सब कंपटीशन लेवल पे हम आते हैं, आपको अभी आ रहे हैं तो क्या बुरा है, क्या कठिन है, क्या समझ आ रहा है ना? मिटा दें पक्का, जैसे कार्ड है। The prince and his horse were shot dead. राजकुमार और उसके घोड़े को पलटा दिए गए। अरे यार, द प्रिंस एंड हिज हार्ट्स वर पलटा दिए गए, गोली मार दी गई। दूसरा वाक्य था, दे वर गोइंग टू ए मैरिज पार्टी। वह शादी में जा रहे थे। कौन जा रहे थे? वह। तो यह वह शब्द किसके लिए आया? प्रिंस के लिए आया और उसके घोड़े के लिए आया। अगर दे जो है केवल प्रिंस के लिए आएगा क्या? यही कुछ है ना, यानी कि यह दे शब्द आया है प्रिंस और उसके घोड़े के लिए। एक मनई है और दूसरा जानवर है। तो मनई होता तो हु लगाते, केवल मनई होता तो हु लगाते, बस या जानवर है तो क्या लगाते? हिस लगाते। अब दोनों के लिए लगाना है ना, क्या अंडरलाइन कर दिया? तो यह दोनों अनिश्चितता है कि प्रिंस के लिए लगा रहे हो, घोड़े के लिए लगा रहे हो, पता ही नहीं है किसके लिए लगा रहे हो। तब ब्रह्मास्त्र लगा उठा, क्या दे की जगह क्या हो जाएगा? दैट। यह बन गई आपकी एडजेक्टिव क्लास, बन गई। अब इसको फिर कहां करोगे? ये जो अंडरलाइन करके छोड़े हो इसी के तुरंत ही बात बताया था बेटा, और कहीं लगाओगे तो बात गलत जाएगा। ध्यान रहे, जहां पर ये हेडवर्ड है इसी के तुरंत लगेगा हेडवर्ड। याद है? द प्रिंस एंड हिज हार्ट्स दैट वर गोइंग टू ए मैरिज पार्टी वर शॉट डेड। राजकुमार और उसका घोड़ा जो एक शादी की विवाहोत्सव में जा रहे थे, पलटा दिए गए, उन्हें गोली मार दी गई। आ गया होगा सब पक्का? कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं? एक और एक एग्जाम्पल और देते, बिल्कुल पक्का हो रहा है नहीं? जो हम बता रहे हैं किताब में तो बस यही लिखा है कि इनके बाद बैठ लगता, तो क्यों लगता है? यही तो हमारा काम है यार। तो बताया कि मनई के लिए हु लगाते हो, बस जानवर के लिए हिस लगाते हो। तो न तो मनई है और न अकेले दोनों मनई होते तो हु सही था। यहां पर एक मनई है, दूसरा जानवर है, तो फिर ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ेगा। अनिश्चितता के लिए क्या लगाते हो? दैट। जैसे कहा है द मैन एंड द ट्री were permanent things in the village. The man माने आदमी, ट्री माने पेड़, गांव में परमानेंट वस्तु के रूप में थे। The man and the tree were permanent things in the village. They had no relation with the public. यह दो वाक्य, उनका लोगों से कोई संबंध नहीं था।
किनका संबंधित था? उनका। तो दे जो है शब्द किसके आएगा? द मैन के लिए और द ट्री के लिए। एक मनई है, दूसरा पेड़ है। मनई अगर अकेले होता तो हु लगाते, पेड़ अगर अकेले होता क्या लगाते? हिस लगाते। लेकिन ये दोनों जोड़ दिया किससे? एंड से। तो अब इन दोनों के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो ना तो हु आएगा ना तो हिच आएगा, क्या लगाना पड़ेगा? देख लेना क्या हो जाएगा? दैट हैड नो रिलेशन विद द पब्लिक। ये जो बना इसको फिर कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद ऐसी जगह बनाना पड़ेगा। बन गया द मैन एंड द ट्री that had no relation with the public were permanent things in the village. Note का लोड क्या बना? The man and the tree that had no relation with the public were permanent things in the village. आ गया होगा समझ? पक्का? हार्ड नोट कर लिया? अब अगला पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए बेटा। 5वां, ये जितना हम बोर्ड लिखते हैं ये एक से कॉपी बनाया हो नहीं? कॉपी बनाया ना? तो ये जो पाठक स्टाइल है यह आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो, तभी फायदा है। जैसे कक्षा में यार पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसमें का जो है नोट्स बना रहे हो ना, हमारा एक मतलब गुड। देखिए बेटा नोट्स जरूर बनाना बेटा। आप तो पढ़ रहे हो, आपके बच्चों को काम आ गया तो मेंबरशिप आपको नहीं लेना पड़ेगा। हाँ इतना बताना बेटा, जो लड़के मेंबरशिप ले लिए हैं वह अपना नाम हमारे पास व्हाट्सएप पर भेज दें। अब ओरिजिनल नाम भेजें, नहीं पता लगा कि साइलेंट किलर, ऐसा नाम ना भेजो यार, गधा हो क्या, हमारी बेइज्जती करा रहे हो। साइलेंट किलर, तो ऐसा नाम नहीं, ओरिजिनल नाम अपना भेज दो बेटा, ठीक है, जिससे हमको पता रहे ना कि कितने लड़के मेंबरशिप लिए हैं। नहीं तो लोकल फीस भी हमने रख दी है। जो हमारे यहाँ कानपुर के लोकल लड़के हैं जो हमसे पढ़ते थे यार, उनको बता रहे हैं, वो अगर मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं तो हम हमारे पास फोन करें, हम उनको टाइम बता देंगे, कोचिंग में आकर के वह फीस जमा कर दें जैसे फीस लेते थे बेटा। क्योंकि संभावना ऐसी है कि जल्दी जो है यह लॉकडाउन, ये तुम्हारा कोरोना वाला प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाला। तो जो लड़के पढ़ने के इच्छुक हैं वह फीस जमा करके अपना पढ़ाई करते रहें। आप देखते होंगे जैसे पाठक कक्षा में पढ़ाते थे बेटा उसी ढंग से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे, ठीक है। बस केवल ये है कि वहाँ भीड़ नहीं है भाई, नहीं लड़कियाँ बैठी हों लड़के बैठे हों तो वहाँ ज़्यादा मौज तुमको आती थी। तो लाइन तो समझ लो कि कक्षा में बैठे हैं, तो जो लड़के अपना मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। हमारी बात सुनो। नहीं, जो मेंबरशिप ले चुके हैं वो अपना नाम और भी जो लें नाम अपना ओरिजिनल हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें। दूसरी चीज़, यहाँ लोकल विद्यार्थियों के लिए एक सहूलियत है कि वो नहीं जमा कर पा रहे हैं बहुत सारे लड़के, क्योंकि उसमें कोई यूट्यूब पर कोई एक सिस्टम है, कोई स्पेशल अकाउंट से जाता है पैसा। तो वो जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे पास फ़ोन करें, हम उनको टाइम बता देंगे, वो आ करके कोचिंग में फीस जमा कर दें, उनका मोबाइल ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा अंतिम पॉइंट एडजेक्टिव क्लास का 5वां लिख लो बेटा, यहाँ जो लिख रहे हैं उसको लिखो। इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन अंडरलाइन कर दो। इंट्रागेटिव प्रोनाउन से व्हाट, व्हिच, वेयर, हु, ये कुछ इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। इनसे यहां तक प्रश्न किया जाए, यहां तक देख रहे हो ना। इस प्रश्न के बाद यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वह दैट लगेगा, यानी जो एडजेक्टिव क्लास बनेगी वह किससे बनेगी? दैट से।
किससे बेटा? फिर समझो, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन पहचान जाते हो बेटा? हैं? नहीं पहचान पाते हो? पहचान जाते हो? नहीं पहचान पाते हो? सीधे शॉर्टकट में बताते हैं, आगे हम बताएंगे, पहचानवाएंगे जब आपको सिंटेक्स पढ़ाएंगे। सुनो ध्यान से। इंट्रागेटिव प्रोनाउन उसको कहा जाता है जब डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कहा जाता, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट आर यू डूइंग? नहीं, वहां भी व्हाट लगा, यहां भी व्हाट लगा, तो दोनों में अंतर है बेटा। इंट्रागेटिव प्रोनाउन तब कहा जाता है जब सीधे प्रश्न किया जाए। बता दें क्या? 1 सेकंड लगेगा बेटा, बता दें क्या? आप देखो बेटा, 3 वाक्य हम लिख रहे हैं। जैसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग? अभी समझा रहे हैं बेटा, पढ़ा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? और व्हाट प्रॉब्लम हैव यू सॉल्व्ड? और तीसरा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये देखो बेटा, 3 जगह हमने व्हाट लगाया और सब में क्वेश्चन मार्क है। देखो इधर, ये लगा तो है, लेकिन अंधेरे मारना, समझे? व्हाट आर यू प्रॉब्लम में यह व्हाट जो है इंट्रागेटिव एडवर्ब है। कैसे जाना? जब इस वाक्य को साधारण करके पढ़ोगे, साधारण करो, यू आर डूइंग व्हाट। व्हाट यहां चला जाएगा। व्हाट किसकी विशेषता हो गई? डू की। यानी अब डू क्या है? वर्ब है। इसलिए यह व्हाट यहां पर क्या है? इंट्रागेटिव एडवर्ब हो गया। यहां ये नहीं लिखा बेटा, यहां लिखा है इंट्रागेटिव प्रोनाउन। अच्छा बताओ बेटा, गुड बॉय में गुड क्या है? एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम में डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो व्हाट प्रॉब्लम में व्हाट क्या है? यह एडजेक्टिव है बेटा, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। यह यहां नहीं लिखा है, यहां लिखा है इंट्रागेटिव प्रोनाउन। जैसे कहा बेटा, इट इज द प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम। तो इट क्या है? प्रोनाउन है। अरे बड़का 4 पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या है? प्रोनाउन है। तो इट की जगह हमने क्या लगा दिया? व्हाट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो यहां व्हाट जो है क्या है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। तीनों में व्हाट लगा है। देखो, इस वाक्य में व्हाट क्या है? एडवर्ब है, इंट्रागेटिव एडवर्ब है। यू क्यों? कैसे जानोगे? जब वाक्य साधारण पढ़ो, देखो व्हाट यहां पे आ जाएगा। साधारण पढ़ोगे ना, यू आर डूइंग व्हाट, तो व्हाट किसकी विशेषता हो गई? डू की। और डू क्या है? वर्ब है, इसलिए यह इंट्रागेटिव एडवर्ब हुआ। यह यहां नहीं लिखा है। गुड नहीं, गुड बॉय में गुड क्या है? एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम में डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो व्हाट प्रॉब्लम में व्हाट क्या है? एडजेक्टिव है। इसे इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन कहा गया इट इज द प्रॉब्लम में इट क्या है? प्रोनाउन है। इट की जगह हमने क्या लगा दिया? व्हाट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो व्हाट क्या है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक प्रश्न किया जाए। इस प्रश्न के बाद अगर एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी तो किससे बनेगी? दैट्स। यह किताब में लिखा। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, वही समझाना। जैसे कहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम कौन सी समस्या है? इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? प्रॉब्लम और इट आपस में कॉमन है। नियमता बनेगा विच। यहां अरे प्रॉब्लम समस्या है तो हिच लगेगा, न लगाना बेटा। अब यहां पर दैट लगेगा। दैट क्यों लगेगा? इसको समझो। जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है वह कह रहा है व्हाट इज द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है? यानी प्रॉब्लम के बारे में उसको पता नहीं है,
पता नहीं है क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। अनिश्चित हो गया तो हमको यही सिद्ध करना है, अनिश्चितता के लिए क्या होता है दैट। यही मूल मंत्र है यार, बाकी सब नौटंकी है। मनई के लिए हु हुम हुज, बस किया जानवर के लिए व्हिच, और छोटी वेदांत राशि के लिए दैट, ये पढ़ा था सुनो। लेकिन जहां पर अनिश्चितता पाई जाती है वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं दैट, एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनती है दैट से। तो जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है तभी अगर जानता होता तो पूछता क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है। यानी कि वक्ता को उसके बारे में जानकारी नहीं है प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि उसके दिमाग में वह चीज क्या हो गई, वह समस्या क्या हो गई, अनिश्चित हो गई। अनिश्चित हो गई तो एडजेक्टिव प्रोनाउन का काम करेगा। अनिश्चितता जहां आएगी वहां पर क्या लगाते हो दैट। तो यहाँ इट की जगह क्या लगाओगे दैट, यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। फिर क्या करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद यही काम है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना बाद में यार। पढ़ो बेटा बन गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू। पक्का कॉन्फिडेंस बता दे, नोट कर लिया। क्यों दैट लग रहा है समझाना, जो इंसान इस वाक्य को बोल रहा है वह उस समस्या के बारे में जानता नहीं है, अनिश्चितता है। और जहां पर अनिश्चितता होती है वहां पर क्या लगाते हो दैट। अरे इतने बार पढ़ रहे हो यार, यह कारण है क्या लगेगा दैट, और कोई मंत्र नहीं होगा, मिटा रहे हैं। सिखाया which is the way, which is the way, कौन सा रास्ता है, it leads to JK टेम्पल। यह वाक्य बताइए दोनों में कॉमन क्या है, द वे और इट आपस में कॉमन है। इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक प्रश्न किया गया, रास्ता पता ही नहीं है मतलब अनिश्चित हो गया, अनिश्चितता हो गई क्या लगाते हो दैट, इसलिए इट की जगह क्या लगाना पड़ेगा दैट। केवल मंत्र यही है, इसलिए आप अब इसको फिर कहां करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद पढ़ो बन गया, व्हिच इज द वे दैट लीड्स टू जेके टेम्पल। अभी भी नहीं सुनना, आ गया सिखावड़ा, नोट कर लिया नहीं, व्हिच इज द वे दैट लीड्स टू जेके टेम्पल, कानपुर में है ना, उसे बना रहे हैं। सिखावड़ा, वेयर इज द बाइक। दूसरा वाक्य है, इट हैज बीन रिपेयर्ड बाय छोटू। यह वाक्य बताइए दोनों में काम क्या है, द बाइक और इट आपस में क्या है, एक है। हेड वर्ड कौन है बाइक, यह इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक प्रश्न किया गया। अब इसके बाद जो आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाओगे किससे होनी चाहिए, दैट से। रिलेटिव प्रोनाउन जो लगेगा क्या लगेगा दैट, अनिश्चितता हो गई तो इट की जगह क्या लगाना पड़ेगा दैट। दैट हैज बीन रिपेयर्ड बाय छोटू, कहां फिट करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ोटा बन गया, वेयर इज द बाइक दैट हैज बीन रिपेयर्ड बाय छोटू। नहीं है समझ, मिटा दे, नोट कर लिया। इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक प्रश्न किया गया, इस प्रश्न के बाद अगर एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी किससे बनेगी, दैट से। तो कैसे बना, बाइक और इट आपस में एक है, जिस वाक्य में हेड वर्ड है उसको भूल जाओ, इंट्रागेटिव प्रोनाउन से प्रश्न किया गया, इस स्टेट की जगह क्या लगेगा दैट, बन गई ना एडजेक्टिव क्लॉज। फिर कहां करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद बन गया, वेयर इज द बाइक दैट हैज बीन रिपेयर्ड बाय छोटू। हु इज द मैन। दूसरा वाक्य है, he abuses you, he abuses you। ये दो वाक्य। Who is the man, कौन आदमी है, तुमको गाली देता है, वह तुमको गाली देता है। दोनों वाक्यों पता ही नहीं है कौन आदमी है, तो मैन और ही आपस में एक है, नियंत्रण तो हु लगना चाहिए, तो बनेगा हु इज द मैन हु एब्यूजेस यू, तो हु हो जाएगा, हु न करना। इंट्रागेटिव प्रोनाउन से यहां तक प्रश्न किया गया है। अब आगे जो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी किससे बनेगी, दैट से। तो ही की जगह क्या हो जाएगा दैट,
क्योंकि अनिश्चितता है इसलिए। फटाफट बन गया। हु इज द मैन दैट इल्यूजेस यू? कौन आदमी है जो तुमको गाली देता है? आ गया होगा बेटा, सुनो सारी बात सुन आगे पक्का। पाठक लंठ है बेटा, साफ साफ बताते हैं। बचपनावस्था में पिताजी ने, मेरे पिताजी ने हमको बहुत बार लंठ बनाया। लंठ माने मूर्ख, वही हम अपने ऊपर कर रहे हैं, मूर्ख हैं, लेकिन जो बताते हैं सारी बात समझ आती है। पक्का बताओ, कॉन्फिडेंस पक्का। यह पढ़ा दिया हमने, पढ़ लिया एडजेक्टिव क्लास। अब आपके लिए काम, किताब खोलना, 10 किताबें हों 20 किताबें हों, जितनी भी किताबें हैं, कोई भी किताब हो खोलेगा। एडजेक्टिव क्लास की एक्सरसाइज खोलना, उसमें नियम ना पढ़ना, केवल एक्सरसाइज करना। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे करना बेटा, हम आपको एक दिन एपिसोड बना करके आपको समझाएंगे। थैंक यू।